पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे क्रैमर्स रूल, पढ़े थे क्रैमर्स रूल को? जी सर। पिछले क्लास में क्रैमर्स रूल बतलाए थे और क्रैमर्स रूल में बोले थे क्वेश्चन बनाने के लिए एक्सरसाइज बनाया होगा तो आप लोग को बना होगा वो। उसी में हम बतलाए थे कि क्रैमर्स रूल के बाद जो है इसमें हम बतलाएंगे, आगे कुछ बतलाना भी है नहीं, जो कोई भी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो आज का क्लास में हम देखेंगे कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, कोई समीकरण निकाय दिया हुआ है, तो संगत कब होगा वह, असंगत कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। क्लियर? क्या देखना आज? समीकरण जो है संगत कब होगा और असंगत कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा और क्या इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो देखते हैं कंसिस्टेंट नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट जो है कंसिस्टेंट कब होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा, ध्यान देना है। कंसिस्टेंट को तो आप हिंदी में संगत बोलते हो, हम यहाँ पर लिख देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संगत बोलते हैं। और कंसिस्टेंट क्या होता है, जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है नहीं, तो इक्वेशन को दिया हुआ है, अगर देखिएगा, अगर मान लीजिए जैसे रेखा का ही समीकरण है, तो रेखा जो होता है इस तरीके से, अगर दो रेखा दिया हुआ है और दोनों हो सकता है तो एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो होगा, एक इक्वेशन ये है, दूसरा ये है, ये दो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, और दोनों स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है जी। या मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन आपका यह है, एक स्ट्रेट लाइन यह है, और दूसरा स्ट्रेट लाइन भी जो है, जो इसी के ऊपर आ गया है, इसी के ऊपर आ गया है, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट का ये जो इक्वेशन होगा और ये इक्वेशन का जो है नहीं, इस पॉइंट पर जो x और y का वैल्यू होगा वो दोनों के लिए क्या करेगा, यानी x, इस पॉइंट पर जो x और y का जो मान होगा वो दोनों इक्वेशन का जो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नहीं, यहाँ से जो x और y का मान निकलेगा वो दिए हुए दोनों समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x का एक मान प्राप्त होगा और y का एक मान प्राप्त होगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए दोनों लाइन अगर एक दूसरे पर आ जाएगा, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा, नहीं जैसे ऐसे समझिए आप, मान लीजिए कि ये दो स्ट्रेट लाइन है, आपका दो स्ट्रेट लाइन है, बात समझ आ रहा है। यहाँ देखो ये दो स्ट्रेट लाइन है, तो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करता हो। इंटरसेक्ट जब करता है, दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो क्या होता है, x और y का एक मान निकलता है, यानी x का एक मान निकलेगा और y का एक मान निकलेगा। हम कह सकते हैं कि x और y का यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, x और y का सिंगल मान प्राप्त हो रहा है। क्लियर? या मान लो कि x, ये दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे पर आ जाता हो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ तो प्रत्येक पॉइंट पे क्या है, प्रत्येक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसका सोल्यूशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक पॉइंट पे x और y का मान मिल रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, x y का प्रत्येक मान, x y के प्रत्येक मान क्या होगा, ये समीकरण को क्या करेगा, सभी जगह संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम देखते हैं कि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो x और y का एक मान निकलेगा, यानी सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा, आपका वन सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ पर जो है वन सॉल्यूशन जो है निकलेगा। और यहाँ पर क्या है, मिनी सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब एक से ज्यादा मिनी सॉल्यूशन आ रहा है। इसी को हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पर ये वन सॉल्यूशन और यहाँ पर क्या आ रहा है, मिनी सॉल्यूशन आ रहा है। तो अगर कहीं से अगर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, नहीं अगर सिंगल मान निकलता हो, नहीं यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगल मान निकलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनी सॉल्यूशन निकलेगा। तो सॉल्यूशन अगर निकलता है तो उस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, उस तरह के जो समीकरण निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत कहेंगे। यानी x और y का मान अगर निकल सकता है तो वह संगत होगा। x और y का जब समीकरण को हम हल करेंगे और x और y का जो मान प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा, वो संगत होगा। और ये ऐसा तभी हो सकता है जब दो स्थिति होगा, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, या क्या होगा, दोनों एक दूसरे पर अगर आ जाता है तो प्रत्येक पॉइंट पर एक सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मिनी सॉल्यूशन बोलेंगे। बात समझ में आ गया? तो कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा, संगत कब होगा, जब उसका क्या हो, x और y का कम से कम एक मान प्राप्त होता हो, जो समीकरण को क्या करेगा, दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो, तो वह संगत हो जाएगा। क्लियर? और संगत होने के लिए क्या है, जैसे ध्यान देना है,
अगर मान लीजिए आपको इस तरह का स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, हम कई तरीका से समझाएंगे आज संगत और असंगत के लिए, पहले साधारण विधि से समझाते हैं। जैसे यह इक्वेशन दे दिया है, यहाँ पर है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में यहाँ पर है। और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, a2x है प्लस b2y है और प्लस c2z है, ये दो समीकरण है। और आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, क्या आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा या कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं संगत के लिए, कंसिस्टेंट के लिए। तो एक तो ये होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो बात बतला देते हैं। वन सॉल्यूशन कब प्राप्त होता है, इसके लिए हम यहाँ पे समझा देते हैं कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 बट्टे b2 के। अगर a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 बट्टे b2 को, तो हम कहेंगे समीकरण निकाय का जो है अद्वितीय हल प्राप्त होगा। समीकरण निकाय का क्या चीज प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यानी x का एक मान निकलेगा सिंगल मान और y का भी सिंगल मान निकलेगा यहाँ से। कब, जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर समझिए, इसके लिए क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए a1 बट्टे a2 बराबर हो जाएगा किसके, b1 बट्टे b2 के, और बराबर हो जाएगा यह c1 बट्टे c2 के। अगर ये कंडीशन आ जाता है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तो हम कहेंगे समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होगा। नहीं, यहाँ पर क्या होगा, जब एक कंडीशन प्राप्त होगा a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, तो क्या होगा, संगत होगा। नहीं, और संगत होगा, क्या चीज होगा यहाँ पर, संगत होगा। संगत होगा और संगत होगा, इसीलिए क्या होगा, संगत है यहाँ पर। नहीं, बात समझ में आ गया ना। जब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। और यहाँ से क्या है, अनंत हल निकल रहा है, फिर भी ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये समझाने के लिए हम यहाँ पर लिए थे स्टिक कि आपको, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से करेगा ये दो स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स और वाई का एक मान निकलेगा। यहाँ पर क्या है, क्या कर रहा है, ये जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पॉइंट पर एक दूसरे पे आ गया, नहीं आ गया, एक दूसरे पर आ गया तो प्रत्येक पॉइंट पर सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी सॉल्यूशन बोलेंगे, नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, अनंत हल बोल सकते हैं। क्लियर। तो याद रखिए, अगर हल निकलेगा तो वह संगत होगा। अगर समीकरण निकाय का हल निकलेगा, चाहे यूनिक सॉल्यूशन निकले चाहे अनंत हल निकले, तो उसे हम संगत कहेंगे। और संगत चेक करने का आज अब आपको हम तीन विधि बतलाएंगे। एक विधि तो यहाँ पर बतला दिए कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टे b2 के। तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। या a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यहाँ पर पूछेंगे कितने हल प्राप्त होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत हल प्राप्त होगा। इसी को अगर क्रैमर के नियम से निकालना होगा, तो क्रैमर के नियम से हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको भी देख लीजिए आप यहाँ से। जैसे क्रैमर्स के नियम से निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रैमर के नियम से निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, मिटा के बतलाते हैं। बात समझ में आ गया ना। जी सर। नहीं, क्रैमर के नियम से अगर निकालना हो तो फिर हम कैसे चेक करेंगे। ये तो साधारण विधि से चेक कर लिए कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 होगा, तो समीकरण निकाय का क्या होगा, अनंत हल प्राप्त होगा। अब क्रैमर के नियम से देखिए कैसे संगत या असंगत चेक करते हैं। किसके रूल से, क्रैमर्स का जो है पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना रूल। नहीं, अगर आप में से कोई नहीं पढ़े हो तो पहले जाकर पढ़ लोगे क्रैमर्स रूल क्या होता है, हम पढ़ा चुके हैं। जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर दे दिया, यह a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ पर दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दे दिया है। क्लियर। तो हम डेल्टा बराबर क्या लिखते थे, डेल्टा बराबर यहाँ पर लिखते थे a1 a2 इधर ये b1 b2। क्लियर। डेल्टा 1 बराबर जो लिखे थे यहाँ से यह हो गया था, पहला कॉलम में c1 c2 आ गया था, इधर b1 b2 ही था। और डेल्टा 2 बराबर जो है यहाँ पे ये आ गया था a1 a2 और इधर ये c1 और c2 आ गया था। क्लियर। हम यह बतलाए थे कि अगर डेल्टा का मान, ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, क्रैमर्स रूल में हम यही बतलाए थे ना कि x निकालने का क्या था,
यहाँ पर x निकालने का फॉर्मूला जो बतलाए थे, x बराबर डेल्टा 1 बट्टा डेल्टा, और y निकालने का फॉर्मूला बतलाए थे डेल्टा 2 बट्टा डेल्टा है। क्लियर? और जहां डेल्टा इक्वल टू नॉट जीरो, डेल्टा इक्वल टू नॉट जीरो, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा और उसे हम संगत कहेंगे। ध्यान रखिए, डेल्टा बराबर अगर जीरो नहीं होगा, नहीं डेल्टा बराबर जीरो नहीं होगा तो समीकरण निकाय का क्या होगा? डेल्टा बराबर जीरो अगर नहीं आता है तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी x का एक मान निकलेगा और y का एक मान निकलेगा। बात आया समझ में? यहाँ पर जी सर, समझ गया कैसे कि अगर डेल्टा का मान जीरो के बराबर नहीं होगा तो x का एक मान निकलेगा और y का एक मान निकलेगा, यानी यूनिक सोल्यूशन प्राप्त हो रहा है, आपको अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है। और आपको क्या सिखाए थे पीछे? अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो उसे क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। संगत कहेंगे। नहीं मेरे सिखाए, अद्वितीय हल प्राप्त होगा या अनंत हल प्राप्त होगा तो उसे संगत कहते हैं। यहाँ तो अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है तो संगत हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कहीं पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक नोट में कि अगर डेल्टा जीरो हो जाए, क्लियर, डेल्टा कितना हो जाए? जीरो, डेल्टा जीरो हो जाए, नहीं, और तथा डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर जीरो, यानी डेल्टा तो जीरो था ही और डेल्टा 1 भी जीरो हो जाए और डेल्टा 2 भी जीरो हो जाए, नहीं डेल्टा 1 भी जीरो हो जाए और डेल्टा 2 भी जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होगा। यहाँ कौन सा हल प्राप्त होगा? ऊपर वाला में देखे थे तो यहाँ पर जो होगा x का 1 सॉल्यूशन निकलेगा। कितना? 1 सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या देखे, जब डेल्टा जीरो हो जाएगा, सुनिए ठीक से, जब डेल्टा जीरो हो जाएगा तो डेल्टा 1 का भी मान निकालिए, डेल्टा 2 का, अगर ये दोनों भी जीरो हो गया तो समीकरण निकाय का मिनी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। कौन सा सॉल्यूशन? मिनी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। नहीं मिनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसी को हम बोलते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल प्राप्त होगा। और अनंत हल प्राप्त होगा तब भी वह क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये संगत ही ना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत। या सिंगल हल प्राप्त होता है फिर भी क्या कहलाएगा? वो संगत ही कहलाएगा। तो बात समझ में आया? क्रैमर्स रूल से हम लोग देखे कि अगर मान लीजिए डेल्टा का मान जीरो के बराबर नहीं होता है तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा और उसे संगत कहेंगे। यदि डेल्टा का मान जीरो के बराबर आ जाता है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 का भी मान जीरो के बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा? समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होगा और यह भी क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? संगत चेक करने का यहाँ पर जो है कितने तरीका सिखाए? 2 तरीका। एक साधारण विधि से सिखा दिए, A1/A2 बराबर नहीं है P1/B2 के, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा और उसे संगत कहेंगे। और दूसरा सिखाए कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा, तो समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होगा और उसे भी हम क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। साधारण विधि से अगर आपको कोई कहता है कि नहीं क्रैमर के नियम से आप निकालिए कि वह संगत है कि असंगत है, किस नियम से? क्रैमर के नियम से। तो क्रैमर के नियम से हम कैसे निकालेंगे? तो इस तरीका से निकाल के बतला देंगे संगत है कि असंगत है। असंगत को तो नहीं बतला है, आगे हम चर्चा करते हैं असंगत के बारे में। संगत क्लियर हुआ है? सब कोई पूछेगा संगत क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, तो सीधे बोलना है समीकरण निकाय का हल प्राप्त होगा तो संगत होगा, मतलब हल नहीं प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो हम देखते हैं आगे असंगत के लिए, इनकॉन्सिस्टेंट के लिए। संगत क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी सर। क्लियर हो गया ना जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए अब हम देखते हैं असंगत के लिए कि समीकरण निकाय जो है असंगत कब होगा, इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा। समीकरण निकाय आप देखते हैं कि इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा, असंगत कब होगा। इसके अलावा ध्यान रखिए, जब आपको मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल करना आगे हम सिखाएंगे तो वहां भी चेक करेंगे मैट्रिक्स विधि से कि वो संगत है कि असंगत है। यहाँ हम क्रैमर्स के रूल से साधारण विधि से बतलाए, फिर आगे मैट्रिक्स में सिखाना है, नहीं मैट्रिक्स में विधि से सिखाना है इसको, तो वहां भी बतलाएंगे संगत और असंगत चेक करने का तरीका। तो संगत याद रखिएगा, समीकरण निकाय का अगर हल प्राप्त होता है तो वह क्या हो जाएगा? संगत होगा। हल नहीं प्राप्त होगा तो वो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो संगत के लिए भी हम ये फिगर बनाए थे, 2 फिगर, एक ये फिगर था जी, और एक ये था कि दोनों लाइन एक ही पे आ गया था, ये दोनों एक ही पर आ गया था, नहीं आ गया था जी। इस तरह का बात था यहाँ पे। अब जो है ये था ना इनफिनिट सॉल्यूशन, एक लाइन यहाँ पे, दूसरा भी क्या आ गया था? इसी पे आ गया था, नहीं आ गया था। अब जो है हम देखते हैं असंगत के लिए, इनकॉन्सिस्टेंट के लिए,
इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट के लिए, असंगत के लिए। किसके लिए देखना है? असंगत के लिए। असंगत के लिए देखना है। असंगत समीकरण निकाय असंगत कब होगा? ध्यान देखिए, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों क्या है? पैरेलल है एक दूसरे का, कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर देखिए हम ये समझाए थे कि दोनों ये ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, नहीं है, और यहाँ दोनों ओवरलैप कर गया, नहीं, गला मिल लिया जाके एक जगह, या देख रहे सभी जगह है, नहीं है। और यहाँ पर क्या कर रहा है? दोनों अलग अलग जा रहा है, इधर से जा रहा है, पैरेलल में जा रहा है, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? ये दोनों लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों पैरेलल जा रहा है। तो पैरेलल जब जाएगा तो याद रखिए इसके लिए क्या कंडीशन होता है, पहले तो साधारण विधि से देख लीजिए कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है क्या? C1 बट्टे C2। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है क्या? C1 बट्टे C2। समीकरण निकाय जो पीछे लिए तो उसी वहीं से हम उठा रहे हैं इसको। A1 बट्टे A2 बराबर है किसके? B1 बट्टे B2 के। अब बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के, तो यहाँ पर क्या होगा? जब यहाँ पर कट ही नहीं रहा है कहीं पर, ये लाइन दोनों कहीं पर कट रहा है, जब कट ही नहीं रहा है तो क्या होगा? नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नो सोल्यूशन। एक भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, और सोल्यूशन जब नहीं निकलेगा तो क्या होगा? वो असंगत होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। समीकरण का हल निकलेगा, एक्स और वाई का मान निकलेगा तो संगत होगा, और एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा तो क्या होगा? असंगत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ पर क्या मान नहीं निकलेगा, दोनों जगह कहीं नहीं करता, कहीं कट में नहीं कर रहा है। यहाँ तो देख रहे थे कि एक जगह काट रहा था ऊपर में, यहाँ पर एक जगह काट रहा है। यहाँ पर क्या है? प्रत्येक पॉइंट पे सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन मेनी सोल्यूशन है, यहाँ पे नो सोल्यूशन। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या? A1 बट्टे A2 बराबर होगा B1 बट्टे, लेकिन बराबर नहीं होगा क्या? C1 बट्टे C2 के। तो समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अगर क्रैमर से नियम से चेक करने के लिए कहा था तो हम कैसे चेक करते हैं? वहां पर ध्यान दे दीजिए। क्रैमर के नियम से अगर चेक करने के लिए कहेगा, क्रैमर्स रूल से अगर चेक करने के लिए कहता है, यहां पर क्रैमर्स रूल होगा। बिठाए इसको, इसकी जगह थोड़ा खाली हो जाएगा जी, बिठा के बतलाते हैं। क्रैमर्स रूल में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं कि अगर देखिए यहां पर डेल्टा का मान 0 हो जाए, सुनिए, डेल्टा का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तथा याद रखिए, तथा डेल्टा 1 या डेल्टा 2 डेल्टा 2 दोनों में से किसी एक का मान, नहीं है, दोनों में से किसी एक का मान शून्य के बराबर नहीं हो, दोनों में से किसी एक का मान शून्य के बराबर नहीं हो, नहीं, दोनों में से यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर दोनों में से किसी एक का मान शून्य के बराबर नहीं हो, शून्य के बराबर नहीं हो। क्लियर? डेल्टा तो 0 है, लेकिन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों में से किसी एक का मान शून्य के बराबर नहीं हो। क्लियर? तो समीकरण निकाय का जो है कोई हल प्राप्त नहीं होगा, नहीं, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। बात समझ में आया? डेल्टा तो 0 है, लेकिन डेल्टा 1 या डेल्टा 2 दोनों में से किसी एक का मान शून्य के बराबर नहीं हो। एटलीस्ट 1, कितना? एटलीस्ट 1, कम से कम एक का मान जो है 0 के बराबर क्या हो? नहीं हो। तो हम कहेंगे समीकरण निकाय का क्या है? कोई हल प्राप्त नहीं होगा, और कोई हल जब प्राप्त नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो डिटरमिनेंट के क्रैमर्स रूल से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि संगत है कि असंगत है, और साधारण विधि से हम लोग भी चेक कर सकते हैं। एक और विधि बतलाएंगे आपको, कब? जब मैट्रिक्स से सिखाएंगे, दो चर वाले समीकरण निकाय का मैट्रिक्स मेथड से हल करना सिखाएंगे, तो वहां भी बतलाएंगे कि संगत और असंगत क्या होता है। यहां पर साधारण विधि एक बतलाया, और एक क्या बतलाया आपको?
एक बतलाए यहाँ पर क्रैमर्स के नियम से कैसे चेक करेंगे। तो क्या बतलाए, देखिए 3 बात बतलाए यहाँ पर, सुन लीजिए, एक बार याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरी उंगली पे, अगर डेल्टा 0 हो जाता है, D0 नहीं होता है, सॉरी डेल्टा 0 नहीं होता है, क्लियर, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा और उसे संगत कर कहेंगे। अगर डेल्टा 0 हो जाता है और डेल्टा 1 भी 0 हो जाता है और डेल्टा 2 भी 0 हो जाता है, क्लियर, तो समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होगा और इसे भी संगत कहेंगे। लेकिन डेल्टा 0 हो जाए तथा डेल्टा 1 तथा डेल्टा 2 दोनों में से किसी एक का मान शून्य के बराबर नहीं हो तो समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा और इसे हम क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। बात क्लियर है यहाँ पर। अब जब पढ़ाएंगे एक चीज और पढ़ाएंगे आपको, मैट्रिक्स विधि से कैसे 2 चर वाले समीकरण निकाय या 3 चर वाले समीकरण निकाय का हम हल करते हैं, तो वहां पर तो हल सिखाएंगे ही और संगत असंगत मैट्रिक्स विधि से सिखाएंगे कैसे चेक किया जाता है। यहाँ पर क्या देखे, 2 तरीका से देखे, नहीं देखे नहीं, तो मेन हम पीछे क्रैमर्स रूल बतलाए थे और क्रैमर्स रूल बतलाए थे इसलिए आज बतला दिए कि क्रैमर्स रूल से समीकरण निकाय संगत है या असंगत है उसको हम कैसे चेक करते हैं। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत भी है इसमें? नहीं सर, चेक हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 3 चर वाले समीकरण दिया हुआ रहेगा तब क्या करेंगे, तो फिर वही बात करेंगे क्रैमर्स रूल में। 3 चर वाला में क्या होगा, एक डेल्टा रहेगा, एक डेल्टा 1, एक डेल्टा 2 और एक डेल्टा 3 रहेगा, यानी 4 डिटर्मिनेंट आता है। तो 4 में से पहले अगर डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी एक्स वाई जेड का एक मान प्राप्त होगा, क्लियर। अगर डेल्टा 0 आ गया तो फिर चेक कीजिए, ये तीनों जो बचा वो भी अगर 0 के बराबर आ जाता है तो समीकरण निकाय का अनंत हल होगा और उसे संगत कहेंगे। लेकिन डेल्टा 0 आ जाता हो और ये तीनों जो बचा हुआ रहेगा उसमें से किसी एक का मान शून्य के बराबर नहीं हो तो समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, नहीं, यानी कोई हल प्राप्त वहां पर नहीं होगा। तो 3 इक्वेशन लेकर बतला दे कि समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, बात समझ आ रहा है ना। तो 3 इक्वेशन भी रहेगा, यानी यहाँ पर 3 वेरिएबल जब इक्वेशन रहता है तो वहां भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में बतलाए थे क्रैमर्स रूल में कैसे एक्स वाई जेड का हम मान निकालते हैं, वहां से एक बार जाकर फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। और आज सिखा दिए संगत क्या होता है और संगत क्या होता है। तो समीकरण निकाय का हल प्राप्त होगा तो संगत होगा, हल नहीं प्राप्त होगा तो असंगत हो जाएगा। बात समझ में आ गया, रहने दे जितना रहने दे, बतला और समझाएं इसको, रहने दीजिए, क्लियर हो गया जी सर, चलो ठीक है, तो रहने देते हैं आज। जी।